नमस्कार दोस्तों, फेसबुक और यूट्यूब पर मेरे इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और अपने यूट्यूब के दर्शकों से मैं अपील करना चाहता हूं दोस्तों, सब्सक्राइब दबाइए और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी तुरंत दबाइए, ताकि जैसे ही मेरा कोई शो तैयार हो सीधे आपके मोबाइल फोन्स तक पहुंच जाए। और आज जो खबर मैं आपके सामने लेकर आया हूं वो कुछ इस तरह से है कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की बेल का मामला जो इस वक्त हाई कोर्ट में है दोस्तों, वो कल 2:30 बजे, आज जैसे कि आप जानते हैं 26 तारीख है, कल 27 तारीख को अब 2:30 बजे इस मामले की सुनवाई होगी। यानी कि आर्यन खान को अभी 24 घंटे और जेल में रहना होगा। उनके वकील थे मुकुल रोहतगी, और मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, मुकुल रोहतगी ने एक तरह से धज्जियां उड़ा दी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की। और इस पूरे मामले ने, मेरे ख्याल से आर्यन खान मामले ने हमारे पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, मगर सबसे पहले मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं कि किस तरह से धज्जियां उड़ाई हैं मुकुल रोहतगी ने आज अदालत के अंदर इस मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की। अदालत के अंदर रोहतगी ने कुछ ये बातें कही, अंग्रेजी में है, फिर मैं उसका हिंदी में तर्जुमा करता हूं। रोहतगी सेज दैट देयर इज नथिंग अगेंस्ट आर्यन खान। सेक्शन 27A is financing any activities of cultivation of coca plant or opium or indulging in production. Aryan is not charged with this, but Rohatgi says it still won't apply. Rohatgi आगे ये कहते हैं, I have not financed anyone for drug trafficking. जो मुद्दा यहां मुकुल रोहतगी ने उठाया कि क्या आर्यन खान ड्रग्स की तस्करी करेंगे, क्या वो उसकी फाइनेंसिंग करेंगे, खासकर इस बात की पृष्ठभूमि में कि नंबर 1, आर्यन खान के खिलाफ कोई ड्रग्स नहीं मिलते, नंबर 2, आर्यन खान की मेडिकल जांच नहीं होती, नंबर 3, उनकी जेब में एक भी पैसा नहीं था जो कि इस ड्रग्स को खरीदने के लिए था। बावजूद इसके व्हाट्सएप चैट्स के आधार पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, व्हाट्सएप चैट्स का मुद्दा भी आज अदालत में उठा, जब अदालत ने उनसे पूछा कि भई ये जो व्हाट्सएप चैट्स जिसका जिक्र कर रहा है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जिसके आधार पर आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया है, दरअसल ये मामला है क्या? तो रोहतगी क्या कहते हैं? द व्हाट्सएप चैट्स हैव नथिंग टू डू विद द क्रूज केस, दे आर ऑल चैट्स विद पीपल फ्रॉम बिफोर। क्या कह रहे हैं रोहतगी? ये जो व्हाट्सएप चैट्स हैं इसका मामले से कोई लेना देना नहीं है, ये पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात है। आज मैं फिर सवाल उठाना चाहता हूं और मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं, जब एनसीबी कोर्ट के अंदर इस मुद्दे को लेकर जिरह चल रही थी, जब यह बेल का मामला आर्यन खान के पक्ष ने रखा था, तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एक तरफ कह रहा था कि आर्यन खान के इंटरनेशनल ड्रग कार्टेल्स के साथ ताल्लुकात हैं, ड्रग तस्कर हैं, और दूसरी तरफ कह रहे थे कि अभी बेल देने की जरूरत नहीं है, हम बेल बाद में दे सकते हैं। आप विरोधाभास देख रहे हैं, एक तरफ आप कह रहे हैं कि उनके इंटरनेशनल ड्रग कार्टेल्स के साथ ताल्लुकात हैं, पाब्लो एस्कोबार हैं मानो ये, और दूसरी तरफ कह रहे हैं हम बाद में बेल दे सकते हैं। अरे भाई, जब ड्रग कार्टेल से जुड़ाव है इनका तो फिर बेल ही क्यों देना? तो इस तरह का विरोधाभास। आगे समानांतर तौर पर क्या हो रहा था दोस्तों, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की पोल खुलती जा रही थी। सबसे पहले प्रभाकर सैल नाम का एक गवाह, उसने रिटन एफिडेविट में यह कहा, लिखित में कहा कि शाहरुख खान से 18 करोड़ की वसूली की गई या की जा रही थी। और इनमें 3 लोगों के नाम सामने उभर कर आते हैं। किरण गोसावी, जो पुणे में जाके सरेंडर करने वाला है, वो प्राइवेट डिटेक्टिव, वो विवादास्पद इतिहास वाला किरण गोसावी। सैम डिसूजा, एक रहस्यमय कैरेक्टर। और तीसरा समीर वानखेड़े, जो कि मुंबई जोन के प्रमुख हैं। समीर वानखेड़े को 8 करोड़ रुपए दिए जाने थे इस प्रभाकर सैल के मुताबिक। अब आप जानते हैं, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी पहुंच गया और उन्होंने कहा कि जो प्रभाकर सैल ने बातें कही हैं, इसको आप धराशायी कर दें, इसे आप निरस्त कर दें। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अपने इस आदेश के मुताबिक ऐसा करने से इनकार कर दिया दोस्तों, करने से इनकार कर दिया। इससे पता चलता है कि प्रभाकर सैल ने जो बात कही, जिसे अदालत ने हटाने से मना कर दिया, वो कितनी दमदार है। इसलिए मैं कह रहा हूं, इस मामले ने पूरी तरह से सिस्टम को धराशायी कर दिया। मैं आगे जाके आपको बताने वाला हूं दोस्तों कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से एक गुमनाम व्यक्ति ने, नवाब मलिक, जो कि एनसीपी के नेता हैं, उन्हें खत लिखा और उस खत में उन्होंने क्या खतरनाक बातें कही हैं।
आगे क्या कहते हैं रोहातगी? ये जब तमाम मामले आ रहे थे तो रोहातगी कहते हैं, आई डोंट वॉन्ट टू सली माई केस बाय साइडिंग विथ आइदर द पॉलिटिकल पर्सनैलिटी और द पंचाज बिकॉज आई एम नॉट कनेक्टेड टू एनीवन। आर्यन खान इस बात को समझते हैं कि अगर आप जैसे जैसे इस मामले में घुसते चले जाएंगे, आपसे जुड़े विवाद जो हैं वो बढ़ते चले जाएंगे। यही वजह है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जिस तरह से नंगा हो रहा है, मुकुल रोहतगी उसका जिक्र नहीं कर रहे हैं। वो ये बात कह सकते थे कि किस तरह से रेड की टीम में एक आपराधिक इतिहास वाला किरण गोसावी था जो भगोड़ा चल रहा है, मनीष भानुशाली एक बीजेपी का नेता था, वो भी रेड में था, इसका भी जिक्र नहीं किया। फिर समीर वानखेड़े का अपना आप एक तरह से जो इतिहास सामने उभर कर आ रहा है, उन पे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। और अब जो मैं आपको बात बताने वाला हूं, जिसका जिक्र मैं अपने एक और शो में कर चुका हूं, वो तो और भी ज्यादा शॉकिंग है। दोस्तों आपके सामने ये देखिए दोस्तों, ये है एक लेटर। इस लेटर में आप देख सकते हैं, ये लेटर एक गुमनाम शख्स ने लिखा है नवाब मलिक को। इसके अंदर यह बताया गया है कि किस तरह से समीर वानखेड़े और उनसे जुड़े कुछ लोग थे। ये लोग नंबर 1 बॉलीवुड के जो अभिनेता थे या अभिनेत्रियां थे, उन्हें ब्लैकमेल करते थे। किस किस का नाम आ रहा है? दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान, रिया चक्रवर्ती, शोविक चक्रवर्ती, इन सबको ब्लैकमेल किया उन्होंने। यही नहीं, जब भी वो रेड मारने जाते थे तो कभी कभी जैसे कम बरामदगी हुई, यानी कि 4 ग्राम या 2 ग्राम ड्रग्स की बरामदगी हुई, तो ये लोग अपने साथ ड्रग्स ले जाते थे और ज्यादा ड्रग्स डाल देते थे। ये मैं नहीं कह रहा हूं दोस्तों, ये लेटर कह रहा है, ये गुमनाम लेटर लिखा गया है एनसीबी के एक अधिकारी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के एक अधिकारी द्वारा यह लेटर लिखा गया है नवाब मलिक को। दोस्तों आप कह सकते हैं कि यह गुमनाम लेटर है, इसकी क्या विश्वसनीयता है, मगर आप जानते हैं नवाब मलिक ने अब तक इस मामले में जितने मामले पेश किए हैं, जितने तथ्य पेश किए हैं, वो सब सही हैं। कौन कौन से तथ्य पेश किए उन्होंने? नंबर 1, जब उन्होंने कहा कि मनीष भानुशाली एक बीजेपी लीडर उस रेड में क्या कर रहा था। नंबर 2, 3 लोग, कौन कौन? ऋषभ सचदेवा, प्रवीण गाबा, आमिर फर्नीचर वाला, इन्हें पहले ही छोड़ दिया गया। और मैं सबसे बड़ी बात आपसे करना चाहता हूं, यह बहुत अहम बात है, इसको ध्यान से सुनिएगा। सवाल यह कि अगर आप आर्यन खान के व्हाट्सएप चैट्स जो आज से कई महीनों पुराने थे, उसके आधार पर उन्हें गिरफ्तार रख रहे हैं, 23 दिन तक जेल में रख रहे हैं, तो मैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से पूछना चाहता हूं कि प्रवीण गाबा, ऋषभ सचदेवा और आमिर फर्नीचर वाला की व्हाट्सएप चैट्स को आपने क्यों नहीं खंगाला? उनके मोबाइल फोन को क्यों नहीं खंगाला? शाहरुख खान के बेटे उन पे आपकी नजरें इनायत क्यों हैं? इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहिए आपको? यही वजह है दोस्तों, लगातार यह सवाल किया जा रहा है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने, मानो एक जमाने में जिस तरह से अंडरवर्ल्ड वसूली करती थी, अगर ये तमाम बातें सही हैं तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मानो अंडरवर्ल्ड की जगह ले ली है। अब आप फिल्म इंडस्ट्री से इस तरह से वसूली कर रहे हैं। समीर वानखेड़े एक निहायत ही विवादास्पद ऑफिसर बन गए। अब जब उन पे लोग सवाल उठा रहे हैं तो वो 2-3 बातें कह रहे हैं। पहली बात कह रहे हैं कि मेरी जो मां अब जिंदा नहीं है, उन पर हमला किया जा रहा है। आपकी मां पर हमला नहीं किया जा रहा है, और अगर कोई हमला कर रहा है तो ये नहीं करना चाहिए लोगों को, नंबर 1। नंबर 2, आप कहते हैं मेरा मीडिया ट्रायल हो रहा है, मीडिया में मेरी बदनामी हो रही है। कमाल है वानखेड़े साहब, रिया चक्रवर्ती को जब आपने बदनाम किया था वो तमाम लीक्स देकर, तब आपको मीडिया ट्रायल की याद नहीं आई थी। और इस मामले में भी आप जिस तरह से खबरें लीक कर रहे हैं अपने पालतू मीडिया में, तब आपको मीडिया ट्रायल की याद नहीं आ रही थी? बताइए। तो ये तमाम चीजें हैं जो लगातार समीर वानखेड़े पर सवाल खड़े कर रहे हैं, और ये अपने आप में चिंतित करने वाली बात है। दोस्तों जो दलील थी मुकुल रोहतगी यानी कि आर्यन खान पक्ष की, वो साफ है कि आर्यन खान को गलत गिरफ्तार किया गया है, और यही बात मुकुल रोहतगी ने अपनी दलील में दी। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी आएगा, और उसके बाद मैं यह भी उम्मीद करता हूं कि एक आत्ममंथन भी होगा। क्योंकि अगर यह आत्ममंथन नहीं हुआ ना दोस्तों, तो यह देश बिखर जाएगा, और मैं आपको बताता हूं क्यों। यह देश अपने संवैधानिक मूल्यों पर टिका हुआ है।
अपनी संस्थाओं की विश्वसनीयता पर टिका हुआ है। और अगर हमारा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये तमाम एजेंसीज सत्ता में बैठी पार्टीज की पिछलग्गू बन जाएंगी और उनके लिए एक तरह से सुपारी लेके लोगों को टारगेट करेंगी, तो आपसे मैं जानना चाहता हूं कि हमारे देश और किसी सोमालिया या किसी फेल्ड स्टेट में क्या फर्क रह जाएगा। आप ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको भारतीय जनता पार्टी का पॉलिटिकल एजेंडा आगे बढ़ाना है। आप आर्यन खान को इसलिए टारगेट कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जहन में है कि हम आर्यन खान को टारगेट करेंगे, शाहरुख खान को टारगेट करेंगे, तो इसके जरिए हम उत्तर प्रदेश में मुस्लिम एंगल घुसाकर इसे फिर हिंदू वर्सेस मुस्लिम करेंगे। आपको सुन के ताज्जुब लगेगा, मगर यह हकीकत है दोस्तों। इनके जहन में यही बातें चल रही हैं। दोस्तों, अब शाहरुख खान यही उम्मीद कर सकते हैं कि उनके बेटे की रिहाई 1 नवंबर से पहले हो जाएगी, क्योंकि अगर नहीं हुई तो उनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल होने वाली है। क्योंकि 1 नवंबर के बाद हाईकोर्ट 15 दिन की छुट्टी पर है और हाईकोर्ट फिर खुलेगा 15 नवंबर को, यानी कि 15 नवंबर तक आर्यन खान को जेल में रहना पड़ेगा। एकमात्र उम्मीद फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की हॉलिडे बेंच मिल सकती है जो कि दिवाली की छुट्टियों में भी चलेगी। मगर अगर 1 नवंबर से पहले आर्यन खान को बेल नहीं मिली तो कम से कम 7 नवंबर और ज्यादा से ज्यादा 15 नवंबर तक उन्हें जेल में रहना पड़ेगा। और एक बार फिर मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, आपकी जो भी राजनीतिक मान्यता हो सकती है, आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर हो सकते हैं, मगर आप अगर तालियां बजाएंगे इस बात को लेकर कि किसी आदमी को टारगेट करने के लिए उसके बेटे को निशाना बनाया जा रहा है, उसके परिवार को निशाना बनाया जा रहा है, और आप उस पर खुश हैं, तो आप अंदर से मर चुके हैं। नमस्कार।